Okay, so we are continuing with our unit 2 of paper 1, that is research aptitude. And yesterday we covered a lot of topics within this. So today we'll continue with research design. Okay, so yesterday we studied about like what is hypothesis, how it works, what are the steps to conduct a Good research. evening, ma'am. Good evening. So with those points, how a research is conducted, what are the various steps to conduct a research, what are variables, what is hypothesis, we did all of that yesterday. Okay, today we are starting with how should we prepare the research design, okay, the study design. So we'll talk about that. Research design involves to consider the following. One is objective of your research study. Second, selection of method of data collection. Third, source of information, that is sample design. Tool for data collection, and then data analysis, whether qualitative or quantitative. So it talks about जो आप research design बनाते हो, ठीक है, उसको बनाते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंपेरेटिव स्टडी करनी है योगा स्टूडेंट्स एंड नॉन योगा स्टूडेंट्स के बीच एंड उनकी मेंटल हेल्थ के बीच. ओके, सो दिस इज योर कंपेरेटिव स्टडी. ऐसा आपको कुछ फिगर आउट करना है. सो आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव टू कंपेयर मेंटल हेल्थ ऑफ योगा स्टूडेंट्स एंड नॉन योगा स्टूडेंट, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. इसके हिसाब से आपका डेटा कलेक्शन का मेथड भी डिसाइड होगा कि आपको ये स्टडी करने के लिए डेटा कलेक्शन का कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है. ठीक है, दिस ऑल्सो विल यू डिसाइड ना कि स्टूडेंट्स पे करना है तो पहले तो आप स्टूडेंट की कैटेगरी डिसाइड करोगे, कौन से स्टूडेंट्स, कौन सी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स, योगा में भी कौन से कितने साल तक जिन्होंने योगा सीखा है उनको लोगे. ठीक है, फिर आप रैंडम सैम्पलिंग करना चाहते हो कि कन्वीनियंट करना चाहते हो कि पर्पसिव करना चाहते हो, दिस ऑल्सो यू विल डिसाइड. देन यू विल ऑल्सो डिसाइड द काइंड ऑफ टूल, मेंटल हेल्थ का कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट टूल है जो आप लेना चाहते हो इसको मेजर करने के लिए. ओके, देन ऑल्सो जब डेटा एनालिसिस होगा तो एनालिसिस की भी आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे. अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है तो कंपेयर आप टी टेस्ट अप्लाई करोगे या अनोवा लगाओगे, दिस यू हैव टू डिसाइड. और वो सारी चीजें आप उसको ध्यान में रखते हुए आपका रिसर्च डिजाइन क्रिएट करते हो. इज इट फाइन? ये समझ आया? यस मैम. Then research design achieve the following purposes. It makes our research efficient. अगर research design नहीं होगा ना पहले से हमारे mind में, तो हम थोड़ा directionless हो जाएंगे, मेहनत करेंगे शायद right direction में ना कर पाए. Optimum utilization of resources, maximum information with minimal expenditure, time and money. तो if you are clear with your research design, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे. ठीक है, और अगेन वही है, चैनलाइज होके अपनी टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे. फ्लेक्सिबिलिटी, इट ऑल्सो प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपका है रिसर्च डिजाइन, आपको पता है क्या क्या है तो उसके दायरे में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, दिस ऑल्सो यू नो. देन मिनिमाइजेशन ऑफ बायस, बायस को हम कम करें जितना जितना हो सके. तो जब हम चीजें पहले से प्लान करके रखते हैं तो बायस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि विद द प्रोसेस जब हम काम कर रहे हैं तो देयर कैन बी सर्टेन बायसेस इन्वॉल्व. ठीक है, सो हम उसको मिनिमलाइज कर देते हैं.
रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी रहती है। अगर रिसर्च डिजाइन हमारा अगेन सॉर्टेड है, क्लियर है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा स्टडी का वो उतना ही रिलायबल होगा और उतना ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। अगर मेरी जगह आप भी वही मेथड फॉलो करते हो, रिसर्च डिजाइन वही लगाते हो, तो आपका भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इट मेक्स योर रिजल्ट मोर रिलायबल एंड इवन ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ओके, देन study design can be on the basis of number of contacts like cross sectional, longitudinal, जो अभी हमने पीछे भी टाइम फ्रेम में भी पढ़ा था। longitudinal यू नो ना, अगर हम टाइम सीरीज में रिसर्च कर रहे हैं, 5 years, 6 years, 7 years, 3 साल लगातार आप रिसर्च कर रहे हो सेम सैंपल पे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। बट क्रॉस सेक्शनल क्या है, एक ही फ्रेम ऑफ टाइम में, एक ही ईयर में मैंने 3 अलग अलग एज ग्रुप के लोग ले लिए, दैट इज क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड, तो इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन, यानी कि व्हेन अ सिचुएशन हैज अकर्ड इन द पास्ट, जैसे हम कह रहे थे ना, स्मोकिंग हो चुका है, कैंसर हो चुका है, तो स्टडी डिजाइन रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है कि कोई चीज अगर हो चुकी है आप उसका इफेक्ट देख रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल हेयर, समथिंग जो ऑलरेडी है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी हो सकती है, लाइक प्रेवलेंस ऑफ अ फिनोमिना इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो हो सकता है उस पे ध्यान देते हुए आप डिजाइन कर रहे हो अपनी स्टडी को, कि अगर मैं ये इंटरवेंशन, ये थेरेपी लगाता हूं तो इसका आउटपुट कैसा आएगा मेंटल हेल्थ पे, तो दैट विल बी अ प्रोस्पेक्टिव डिजाइन। क्लियर है ये? यस मैम। देन यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, जिसमें प्राइमरी डेटा आता है और एक सेकेंडरी डेटा भी होता है। तो प्राइमरी डेटा के अंदर यू कैन हैव योर ऑब्जर्वेशंस, यू कैन हैव योर इंटरव्यूज। ठीक है, इंटरव्यूज भी बहुत टाइप के होते हैं, यू कैन डू इट थ्रू योर मेल, फोन, फेस टू फेस इंटरव्यू। उसमें भी कैटेगरीज होती है, लाइक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करना है या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करना है। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर हम एक्चुअली हम टूल्स के थ्रू भी करते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं टूल्स के थ्रू, वहां से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हम सर्वे मेथड फॉलो कर सकते हैं, पोल्स करते हैं हम लोग डेटा कलेक्शन के लिए। देयर आर वेरियस टेक्निक्स। ठीक है, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? सेकेंडरी डेटा इज जहां से आपको सेकेंड मतलब होता है, फर्स्ट हैंड डेटा हो गया प्राइमरी, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ आपके बारे में, वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर मैं आपके बारे में किसी बुक के अंदर पढ़ रही हूँ, वहां से इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, न्यूज़पेपर से ले रही हूँ, रिसर्च पेपर से ले रही हूँ, ये सारा डेटा कैसा हो गया? सेकेंडरी डेटा। अगर मैं आपकी कोई पर्सनल डायरी पढ़ रही हूँ, मतलब कोई डायरी के फॉर्म में ले रही हूँ चीजें, तो ये सब सेकेंडरी डेटा में आता है। यस मैम। है ना, कोई ब्लॉग है, आपने कोई ब्लॉग लिखा है, वहां से आई एम टेकिंग इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट से आई एम टेकिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो सब सेकेंडरी डेटा के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसमें भी क्वालिटेटिव भी हो सकता है, अगेन क्वांटिटेटिव भी हो सकता है डेटा भी। अगेन टूल से अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में ले रहे हैं, बट अगर हम इंटरव्यू के फॉर्म में ले रहे हैं तो क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, रोशाक लगाते हैं हम लोग, सीएटी लगाते हैं, बाकी फील्ड्स में तो पता नहीं डेटा कलेक्शन ऐसे होता नहीं है, बट इवन बट साइकोलॉजी में तो वी नो। ठीक है, तो देयर आर वेरियस मेथड फॉर डेटा कलेक्शन, जिसमें प्राइमरी डेटा भी हो सकता है और सेकेंडरी भी। बाकी फील्ड्स में लाइक आप लोगों को साइकोलॉजी का ज्यादा पता है, बट इन अदर सोशल साइंसेस पूरा हो जाता है। मतलब जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, उस डेटा को यूज करके पूरी स्टडी हो जाती है एट टाइम्स। ठीक है, तो इवन दैट इज पॉसिबल। नाउ ऑब्जेक्टिव डेटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सिंगल पर्सन ओपिनियन, दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा, जिसमें बायसनेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डेटा होगा जो इंडिविजुअल ओपिनियन से चेंज होता रहेगा, एंड इट कैन ऑल्सो डिपेंड, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रिसर्चर। हो सकता है
अगर मैं ले रही हूँ वो डेटा, मैंने किसी का इंटरव्यू लिया और आपने उसी बंदे का इंटरव्यू लिया, हम दोनों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है उस बंदे के बात को लेके, दैट इज सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, मैंने पूछा आपका नाम क्या है और आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। मैं पूछूं या आपसे कोई भी पूछे, इट विल नेवर चेंज, आंसर सेम होगा। आंसर सेम होगा, इवन इंटरप्रिटेशन भी चेंज नहीं हो सकता उस आंसर का, यस मैम। ठीक है। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव। Positivism and post positivism, again you have studied this topic in your paper too, but as far as paper 1 is considered, idhar bhi it is mentioned. So positivism is mainly related to your objective studies, your empirical studies, है ना, जहां पे सिर्फ हम एविडेंस पे बिलीव करते हैं, समथिंग विच इज क्वांटिफाइबल, है ना, क्वांटिटेटिव डेटा पे बिलीव करते हैं, जिसमें हम, जिसका क्वांटिटी फॉर्म में डेटा आता है, उसी को हम ऑब्जेक्टिव मानते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी इन पॉजिटिविज्म, ठीक है। जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही सच है। जो डेटा क्वांटिफाई हो सकता है वही सच है, ठीक है। सो वी रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स एंड आउटसाइडर नॉलेज, रिसर्चर एज एक्सटर्नल, ओके। सो वी रिलाई मोर ऑन एक्सपर्ट्स हेयर, फोकस ऑन कंट्रोल, हमें सिचुएशन को एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन बनाने के लिए कंट्रोल लगाना होता है, उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई सब कंट्रोल हो जाए और बस आईवी का इफेक्ट डीवी पे दिखे। इसी को हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलेंगे, ओके। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म करने की, स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि हम जनरलाइज कर सके अपने रिजल्ट को, सब लोगों के ऊपर अप्लाई कर सके, ठीक है। तो हम उस जनरलाइज चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब ये मानते हैं कि चलो ऑब्जेक्टिविटी अच्छी बात है, काम के लिए है, बट दे ऑल्सो बिलीव कि इसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ये पूरा सच नहीं दिखा सकते। सो दे एक्चुअली कंसिडर कि हमें भाई दूसरे फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है, अंडरस्टैंड थिंग एज अ होल, कॉन्टेक्चुअलाइज करना है हमें एज अ होल। यहाँ पे पार्ट्स में हो रहा था सारा फोकस, सिर्फ पार्ट्स को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे सिर्फ सेपरेशन पे फोकस होता है। वी एम्फसाइज ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दैट इज वाई हम सब्जेक्टिविटी को एंटरटेन करते हैं। जो डेटा क्वांटिफाई नहीं हो सकता, हम उसको भी यहाँ कंसिडर करते हैं, ठीक है। एवरेज पार्टिसिपेंट एंड इनसाइडर नॉलेज पे हम फोकस करते हैं ज्यादा, सिर्फ आउटसाइड एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो नहीं। आपके पर्सनल में इंटरव्यू जाके लूंगी ताकि मैं एक्चुअली जान पाऊं व्हाट इज गोइंग ऑन। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मोर, तो यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाने पे ज्यादा ध्यान नहीं है। इट इज मोर हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रॉब्लम और हाउ वी कैन सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम वेल। तो अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस है। इट्स अ बॉटम अप अप्रोच एंड वी अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। तो हमें सब कुछ एक ही चीज में फिट नहीं करना है। पोस्ट पॉजिटिविज्म दे एक्चुअली एक्नॉलेज दैट वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल और हम सबकी अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी है, चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो वी encourage that post positivism perspective of research se. Is it clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Qualitative and quantitative data, I guess you are very much clear with this topic. Qualitative data, you know, anything which describe things, है ना, जिसमें कोई numeric value नहीं होती है, that is qualitative. If I interview you and I record your interview, there will be no numeric data ना, there will be पूरा एक information, एक understanding होगी मुझे उस data से, Yes, but कोई numeric value allot नहीं कर सकती मैं उसको। That is your qualitative data. It is subjective in nature. हो Yes, सकता है ma'am. इंटरप्रेट करूं, कोई और अलग इंटरप्रेट करे उस डेटा को। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। बट क्वांटिटेटिव डेटा इज अगेन, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, इट विल बी फिक्स्ड 5 फैमिली मेंबर्स। तो वो मेरे लिए भी सेम है, किसी और रिसर्चर के लिए भी सेम रहेगा, और आप जब भी जवाब दोगे तो वो सेम ही रहेगा। तो दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। क्लियर है ना? Yes ma'am. Observation and survey method. Observation method, again, it can be structured, it can be unstructured.
स्ट्रक्चर तब होता है व्हेन वी आर डूइंग अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ रिसर्च, यानी कि हमारा गोल फिक्स्ड है, आईवी फिक्स्ड है, डीवी फिक्स्ड है, हमें पता है हमें किन दो चीजों के बीच कोरिलेशन निकालना है या क्या काम करना है, ठीक है। तब हम प्लान करके ऑब्जर्व करने जाते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, वी आर डूइंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हमें जीरो से कोई चीज एक्सप्लोर करनी है, तो हम वहां पे स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट आता है आपके पास और आपको पता नहीं है उसको क्या क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, तो आपका इंटरव्यू प्लान नहीं हो सकता उस केस में। आप प्लान करके नहीं जा सकते, यू विल जस्ट गो एंड सिट एंड एनकरेज द पर्सन टू टॉक सो दैट यू कैन एक्सप्लोर व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द इशू, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड होता है, आई एम वेरी वेरी श्योर मुझे क्या करना है, मुझे क्या पूछना है, क्या जानना है, और उतना ही मैं पूछूंगी, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, तो मैं उतना ही ऑब्जर्व करूंगी क्लियरली, ठीक है, कि मुझे क्या क्या चीजों पे नोटिस करना है। तो सॉरी, बोलते बोलते एग्जाम्पल में मैंने इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल दिया, बट हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरेटरी मेथड में भी जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है व्हेन वी हैव प्लान्ड थिंग्स। पार्टिसिपेंट, जब हम खुद उसका पार्ट बन के पार्ट ऑब्जर्व करते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट, जब हम एज अ रिसर्चर बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, डिस्गाइज्ड मतलब अपनी पहचान छुपा के, छुप के, बहरूपिया बन के, तो छुप के हम जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर नॉट लाइक रिवीलिंग आवर आइडेंटिटी टू एनीवन, दैट इज डिस्गाइज्ड। सर्वे मेथड्स में भी अगेन स्ट्रक्चर्ड सर्वे भी होते हैं। जैसे होता है ना कि सर्वे करने निकलते हैं, कोरोना में कितने लोग सरवाइव कर गए, ऐसा कुछ। तो दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड सर्वे ऑल्सो, बट एट टाइम्स अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे भी हो सकता है। क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या बीमारियां, मतलब क्या क्या रीजंस रहे, कोमोर्बिड इश्यूज क्या रहे। कोमोर्बिड मतलब उसके साथ साथ, जैसे हार्ट अटैक आया या पैनिक अटैक आया या क्या क्या, तो और क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड सर्वेज भी हो सकते हैं। एडवांटेज है क्विक, लो कॉस्ट इन कंपैरिजन टू ऑब्जर्वेशन मेथड, ये सर्वे के एडवांटेज है। सर्वे मेथड कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू कलेक्ट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। लिमिटेशंस है, प्राइवेसी इशू हो जाता है। रिलक्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, हर कोई रिस्पोंडेंट आपके सर्वे में इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वो टाइम और एनर्जी नहीं देता है। एंड देयर कैन बी बायसेस ऑल्सो, तो सर्वे मेथड में भी कुछ बायसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो सकता है वो सही इंफॉर्मेशन ना मिले आपको। देन क्वेश्चनर मेल कर दिया जाए, अगर मेल क्वेश्चनर, तो वी कैन इंक्लूड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट पर रिस्पोंडेंट, ठीक है। हमने बहुत सारे लोगों को मेल भेज दिया एक साथ, एंड नाउ वी आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा, इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है रिस्पोंडेंट हमें ज्यादा ऑनेस्ट आंसर दे, क्योंकि वो पर्सनली गया है, कोई उनको देख नहीं रहा है जवाब देते हुए। इट इज अनबायस्ड एज नो इंटरव्यूअर इज इन्वॉल्व, तो इंटरव्यू लेने वाला भी इन्वॉल्व नहीं है वहां पे, तो बायसनेस और भी कम हो जाती है, ठीक है। कन्वीनियंट फॉर रिस्पोंडेंट्स हु कैन आंसर व्हेन दे हैव टाइम, तो जब उनके पास टाइम होगा वो मेल के थ्रू जवाब दे देंगे। गुड वे टू रीच पीपल हु ट्रैवल, ठीक है। लिमिटेशंस, फ्लेक्सिबल थोड़ा नहीं है, टाइम ज्यादा लग सकता है कंप्लीट होने में एज कंपेयर टू पर्सनल इंटरव्यू। इट हैज लो रिस्पॉन्स रेट, लिटल कंट्रोल ओवर ऑफ रिसर्चर ओवर द प्रोसेस, तो कब जवाब आएगा आपके हाथ में नहीं है, और सब लोग जवाब देंगे आपके मेल का, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, ये लिमिटेशंस है। टेलीफोनिक इंटरव्यू और भी क्विक है, इट गिव्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू इंटरव्यूअर, ठीक है। इट हैज ग्रेट सैंपल कंट्रोल, इट हैज हाई रिस्पॉन्स रेट, क्योंकि फोन करके जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो सामने वाला कहाँ भाग के जाएगा, अगर उसने आपको टाइम दिया है फोन पे बात करने के लिए तो वो जवाब देगा ही देगा, ठीक है। लिमिटेशंस, हाई कॉस्ट पर रिस्पोंडेंट एज इंटरव्यूअर शुड बी मोर स्किल्ड। प्राइवेसी इश्यूज, कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे भी कोई स्टैंडर्ड अप्रोच पॉसिबल नहीं है। रॉन्ग एंट्री इज पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, रॉन्ग एंट्री, तो अगेन टाइम तो कंज्यूमिंग है ये, मतलब वैसे क्विक है कि फटाफट हम इमेजिन कर रहे हैं, बट अगेन वन इंटरव्यू
is minimum of like 50 minutes ना, 50 to 60 minutes एक इंटरव्यू को लगता है, ठीक है। तो अगर टाइमिंग का गड़बड़ मतलब टाइमिंग है हमारे पास जितनी, उस हिसाब से अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं और फोन पे ही ले रहे हैं, बट अगर कोई भी बीच में आके डिस्टर्ब करता है किसी को भी उधर उनके एंड पे या हमारे एंड पे, तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पर्सनल इंटरव्यूइंग इट इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं आपसे पर्सनली आके इंटरव्यू करूं फेस टू फेस बैठ के, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। इंटरसेप्ट इंटरव्यूइंग, इंटरसेप्ट इंटरव्यूइंग में पर्सनल इंटरव्यूइंग जैसा ही होता है। ओके, इंटरसेप्ट है तो पर्सनल, जैसे मैं बोला होता पर्सनल इंटरव्यूइंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंटरसेप्ट इंटरव्यू में हम तब इंटरव्यू करते हैं जब आपका जो भी जिसके भी ऊपर आप काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जैसे वाइल शॉपिंग, सपोज आपका रिसर्च का आइडिया ये है शॉपिंग के वक्त लोग क्या सोचते हैं, तो आप चले गए किसी मॉल और वहां पे जब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आप उस वक्त उनसे इंटरव्यू कर रहे हो इन जनरल कि आपने ये प्रोडक्ट ये क्यों चूज किया, ये क्यों चूज नहीं किया। आप उनकी साइकोलॉजी जानना चाह रहे हो, कंज्यूमर साइकोलॉजी, बट यू आर इंटरव्यूइंग देम व्हाइल दे आर शॉपिंग। दैट इज इंटरसेप्ट इंटरव्यूइंग, ठीक है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Advantages है, it is widely used in marketing research such as tourism. It allows researchers to reach known people in short period of time. Only method for reaching people whose name and addresses are unknown, ठीक है। It involves talking to people at home, office. तो ये सब इंटरसेप्ट इंटरव्यू इनके स्पेशल एडवांटेजेस हैं। तो हमें जिन लोगों को हम जानते पहचानते नहीं है उनको भी हम ऐसे रीच कर पाते हैं। अच्छा, और भी एडवांटेजेस। इंटरव्यूअर मस्ट गेन द इंटरव्यूज कॉपरेशन। इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मे रेंज फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू सेवरल आवर्स। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ जजमेंटल सैम्पलिंग, यानी कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। सॉरी, लिमिटेशंस है इसकी। देयर इज ग्रेटर रूम फॉर एरर एंड बायस ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर। हो सकता है हम थोड़ी जजमेंट करें। इंटरव्यूअर मे नॉट बी कंफर्टेबल टॉकिंग टू सर्टेन एथनिक और एज ग्रुप्स। तो अगर हमारे अंदर अगेन कोई बायस है कि इस एज ग्रुप से बात नहीं कर सकते या इस ग्रुप से बात नहीं कर सकते, तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू में हम ग्रुप के अंदर फोकस करते हैं, मतलब ग्रुप में इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। सो यू हैव चूजन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हु स्कोर हाई इन साइंस, ठीक है, जिनके 90% से ऊपर आए थे, वो भी साइंस स्टूडेंट, आपने उसी ग्रुप को सिलेक्ट करा है। और अब आप उनके इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, कि अब वो कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं। तो आपने उन सबको एक साथ एक ग्रुप में बिठाया, ठीक है, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, जो भी हैं, आपने उन सबको गैदर किया, एक साथ एक ग्रुप में लिया। And now you are conducting your interview, asking questions from them. They all are allowed to interact with each other and with you. The interviewer act as a moderator here. तो आप ही उस इंटरव्यू को मॉडरेट करते हो, उस डिस्कशन को कंडक्ट करते हो, ठीक है। मॉडरेटर नीड ऑब्जेक्टिविटी। आप इसमें अगेन जज नहीं कर सकते किसी को, ऑब्जेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में होना चाहिए, और उस ग्रुप डायनामिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो ग्रुप में जो लोग हैं उनके आपस में क्या डायनामिक्स है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है फोकस ग्रुप इंटरव्यू, व्हेन यू कंडक्ट इंटरव्यू इन अ ग्रुप एंड देयर मस्ट बी सम सिमिलैरिटी, जिस बेसिस पे आपने उस ग्रुप को डिजाइन किया है। टेलीफोनिक तो हम कर चुके हैं, ये वाला स्लाइड। ओके, सो
now we come to a construction of a research tool. So जब हम research tool हम देख रहे हैं हमारा, जिससे हम data collect कर रहे हैं, तो उसमें there can be number of questions. They can be close-ended questions, there can be open-ended. Close-ended होते हैं जब आप option देते हो A, B, C, 1, 2, 3. ठीक है, जब आपको रेटिंग स्केल लगाना है, लिकर्ट स्केल है सपोज, ठीक है, सो वहां पे क्या हो जाएगा, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यू हैव टू चूज योर ऑप्शन, अग्री, स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री. ओके, वो क्लोज एंडेड है. ओपन एंडेड में मैं आपको ओपनली एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट आर योर हॉबीज. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. नाउ यू कैन फिल योर हॉबीज. मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया आपको फिल करने के लिए. ठीक है, क्या what is your opinion towards this feminism जो issue है, आपका क्या opinion है. तो again this is an open ended question. Okay, और it can be a combined question है जब आप close ended और open ended combine करते हो. जैसे साइकोलॉजी में हमारे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वो ओपन एंडेड रहता है. ठीक है, लेकिन जो हमारे पर्सनालिटी के इन्वेंटरीज हैं वो क्लोज एंडेड है. ठीक है. सिलेक्टिंग सैंपल्स. सो सैंपल सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है. तो नंबर 1, फीजिबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सैंपल सिलेक्ट कर लिया जिसको रीच नहीं कर पा रहे हो, प्लस आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से वो मैच हो सैंपल. ठीक है. देन ओवरऑल रिसर्च की कॉस्टिंग को ज्यादा इफेक्ट ना करे. अगेन विदेशी सैंपल अगर हमने देखा है कि अब्रॉड के बच्चों पे स्टडी करेंगे तो अब्रॉड जाने का खर्चा भी रिसर्च में जोड़ना पड़ेगा ना. तो यस मैम, यू हैव टू बी रीजनेबल एट दैट टाइम. ठीक है. तो पॉपुलेशन शुड बी इनकंसिस्टेंट एंड feasible and desirable. सैंपल साइज लार्ज एनफ होना चाहिए आपकी रिसर्च के लिए. 550 और 100 के सैंपल पे हम अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते. चाहिए होता है हमें कम से कम 300-400 का डेटा मिनिमम. ठीक है. तो जितना अच्छा सैंपल साइज होता है उतनी एक्यूरेसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. Variation in population, the greater variation in population, greater will be this uncertainty of the outcome. क्या मतलब है इस बात का. आपकी पॉपुलेशन को ना आप स्ट्रीमलाइन करते हो. जैसे मैंने कहा था ना, यू विल डिसाइड स्टूडेंट्स पे काम करना है. ओके, तो स्टूडेंट पे काम करना है, इसका मतलब आप बाकी एज ग्रुप्स पे या बाकी लोगों पे काम नहीं करोगे, सिर्फ जो स्टूडेंट है उस पे काम करोगे. उसमें भी यू विल डिसाइड आपको कौन सी एज ग्रुप पे काम करना है. ठीक है. तो यू विल डिसाइड दैट आपको पर्टिकुलर कौन सी एज ग्रुप पे काम करना है. तो उससे क्या होगा, उससे अगेन हेल्प हो जाएगा कि यू विल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप. सिर्फ मास्टर्स के बच्चों पे काम करना है सपोज आपको, तो यू विल फोकस ऑन दैट एरिया. अब क्या होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपने डिसाइड कर लिया बस मेरा रिसर्च टॉपिक ये है, मैं इसका योग का इफेक्ट देखूंगा मेंटल हेल्थ पे, और कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है क्या एज ग्रुप है, क्या अप्लाई करोगे, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड. आपने अपने घर से इधर उधर से डेटा कलेक्ट कर लिया, कुछ लोग 50 प्लस हैं, कुछ लोग 25 प्लस हैं, कुछ लोग 30 हैं, कुछ लोग 40 हैं. डिफरेंट एज ग्रुप है. उनकी एज डेफिनेटली उनके पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस करेगी, उनके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगी. फिर वेराइटी ऑफ प्लेसेस से आपने ले लिए हैं, वो पूरा इंडिया आपने सोच लिया कवर कर लूंगा, पर इंडिया में तो कल्चर ही इतने वेरिएशन है. अगेन आउटपुट में वेरिएशन आएगा काफी. ठीक है. तो हमें इस वेरिएशन को भी सोच समझ के मिनिमल रखना होता है, ताकि हमारे आउटकम की अनसर्टेनिटी भी ज्यादा ना हो. यस. ठीक है. Then here comes very important topic for you, that is sampling techniques. So we have two types of sampling, probability and non-probability. Sampling you understand ना, sampling का क्या मतलब होता है. मैम, जब हम लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं अपने रिसर्च करने के लिए, उसको बोलते हैं सैंपल. राइट. इसकी हमें स्टूडेंट्स पर करना है, कोई कॉलेज स्टूडेंट पे करना है, तो हम सभी स्टूडेंट्स पे तो नहीं कर पाएंगे ना. उसमें से हमने कुछ उठा लिया, कुछ सैंपल हमने 300 उठा लिया,
तो उसको बोलते हैं सैंपल। लार्ज पॉपुलेशन का कुछ पार्ट जो आप ले रहे हो, हाँ, दैट इज सैंपल। राइट। सो जो और वो पार्ट आप कोशिश करते हो रिप्रेजेंटेटिव हो उस लार्ज पॉपुलेशन का, yes, है ना, उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करे। ठीक है, सपोज ये आपका पूरा पॉपुलेशन का ग्रुप है, आपको सारे मास्टर्स के स्टूडेंट को केटर करना है, तो उस मास्टर्स के के ये पूरा बंच है जिसमें मास्टर्स के बच्चे हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का लॉट है, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स पूरा। ठीक है, उस स्टूडेंट्स के अंदर ये इतने बच्चे हैं जो कि एमए पढ़ रहे हैं, एमए में हैं। ठीक है, और आपको यही टारगेट करना है। तो इसमें से आप कुछ लोग बच्चों का लॉट सिलेक्ट करोगे और उसके ऊपर अपना उससे डेटा कलेक्शन करोगे। ठीक है, तो ये आपका सैम्पलिंग हुआ, क्योंकि ये दिस शुड रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन यू वांट टू केटर, राइट। तो वहां पे हम सैम्पलिंग करते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, एक है प्रोबेबिलिटी, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंडम? मैम Ma'am, randomly like हाँ बोलो डोली, मैं म्यूट कर रही हूँ। मतलब बोल लो, कोई बात नहीं, मैं बाद में बोलूंगी। अरे बोलो बोलो। मैम रैंडम सैम्पलिंग में होता है कि हम रैंडमली चूज, जैसे हमें कोई डाटा चाहिए और हम गए हैं, तो हम किसी भी क्लास में गए और जैसे हमने क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है, तो 30 स्टूडेंट को रैंडमली वहां से हमने उसमें से 10 स्टूडेंट निकाल लिए उस क्लास के, 30 में से 10। कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ उससे निकाल रहे रैंडमली, कि जैसे सेकंड स्टूडेंट ले लिया जो सेकंड नंबर पे है, फिर देन 4th नंबर वाला स्टूडेंट ले लिया, ऐसे करके हमने 10 स्टूडेंट बाहर निकाल लिए। तो यस, तो रैंडम का मतलब ये है, अगर आपने एग्जांपल लिया है 30 बच्चों का, तो उन 30 के 30 बच्चों का इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्शन का। सिलेक्शन का, यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, है ना। किसी भी बच्चे को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। पता चला जो बच्चे आगे बैठे हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया, या जो बच्चे पीछे बैठे हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। हाँ, यस मैम। ठीक है, सो everyone should get equal chance of selection. सपोज हमने 30 बच्चों की चिट बनाई, उसमें से हमने 10 बच्चों की चिट निकाल ली, यस, तो सबके पास बराबरी का मौका था ना। हम्म, तो दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो बस क्लास में गई, बाहर आगे की तरफ जो 10 बच्चे बैठे थे 30 बच्चों की क्लास में, मैंने उनको बोला चलो फटाफट आगे के ये 10 बच्चे आ जाओ मेरे पास, वो रैंडम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी बच्चों को तो बराबरी का मौका ही नहीं मिला उसमें सिलेक्ट होने का, क्योंकि वो पीछे बैठे थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया उन्हें। करी ना मैंने, फिर जो मुझे कन्वीनियंट लगा मैंने उनको ले लिया। यस मैम। ठीक है, तो वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली यही दो तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी में हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे मैंने बोला अगेन यही वाला एग्जांपल कि बाउल लिया, 30 की चिट्स ली, उसमें से हमने 10 चिट निकाल ली, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग दूसरा है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम स्ट्रेटास बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया है आपके डेटा कलेक्शन में, अभी आपने कहा आपको 10 लोग चाहिए थे, 30 बच्चों की क्लास थी, यस मैम, पर आपने ये भी डिसाइड करा है कि उन 10 बच्चों में 5 लड़के चाहिए, मुझे 5 लड़कियां चाहिए, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, ओके, यस मैम। तो टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है 30, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 10, इसमें से आपको 10 सिलेक्ट करने हैं। इस 10 में से आपको 5 बॉयज चाहिए और 5 गर्ल्स चाहिए, यही सैम्पलिंग कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यू विल मेक श्योर, ठीक है, आपने
या तो आपने ऐसे करा, वही है 30 बच्चों की चिट बनाई, 10 की निकाली, लेकिन वो जो 10 की चिट निकाली ना आपने, तो उसमें मतलब जब तक आपके 5 लड़के और 5 लड़कियां पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक आपने चिट निकाली। समझ आ रहा है? यस मैम। है ना? आपने तो वो चिट निकाली। प्रोसेस दोबारा होता रहेगा ना? ठीक है, 10 हाँ 10 सीट्स आ गई, जरूरी थोड़ी ना उसमें 5 बॉयज या 5 गर्ल्स ही एग्जैक्टली होंगी। फिर एग्जैक्टली, जो हाँ, आपने 10 चिट्स निकाली, हो सकता है उसमें 7 बॉयज आए हो और 3 गर्ल्स आई हो, गर्ल्स, हाँ तो ठीक आप है। और चिट निकाल लो। और बॉयज में हम हम्म जो शुरू के 5 हमने निकाले, हम उनको रख लेंगे। हम्म। मर्जी है इसमें भी, जो बॉयज की निकाली तो रैंडमली है ना चिट, हाँ यस मैम। तो आपने 7 ये निकाल आ गए, 3 ये, और 1-2 बारी में आपकी गर्ल्स के पूरे हो गए, और ये 7 है, इसमें से भी आप चाहो तो रैंडमली 5 उठा लो। यस वो तो मैम। आपके ऊपर है कितनी स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटिफाइड हुआ। क्यों? हमने ना पहले स्ट्रैटा बना दिए। इसमें ना ऐसे भी होता है, अगेन हम पे डिपेंड करता है। आपने पहले ही क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए चिट्स के। ठीक है, सपोज क्लास में बच्चे जो है वो आपकी क्लास में ही ऐसे ही कुछ है, 12 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, ऐसा कुछ है ना, ये रेशो है क्लास का। तो बॉयज की चिट्स आपने इधर डाली, गर्ल्स की चिट्स आपने इधर डाली। ठीक है, ये 2 ग्रुप बना दिए, 2 बाउल है आपके हाथ में। अब आप इन 12 में से रैंडमली 5 सिलेक्ट करोगे, अब इन 18 में से रैंडमली 5 सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो कर तो आप रैंडम सैम्पलिंग ही रहे हो ना अल्टीमेटली। यस मैम। लेकिन आपने शुरू में क्या किया था, बस एक स्ट्रेटा बना दिया था, ग्रुप बना दिए थे, फिर ग्रुप उसके अंदर हम रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कर रहे हैं। यस मैम। दैट इज अगेन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर है ये यस सर। सबको? आवाज नहीं आई? यस मैम। एनर्जी डाउन लग रही है आप आज सबकी। तो बोल तो मैं रही हूं, तो एनर्जी तो मेरी डाउन होनी चाहिए। ओके, फिर वी हैव क्लस्टर सैम्पलिंग। ना क्लस्टर सैम्पलिंग में व्हाट वी डू, वी फॉर्म क्लस्टर्स। क्लस्टर्स कैसे बनाते हैं हम? हम ना इसमें एरिया वाइज जाते हैं। मतलब सपोज आपको पूरा आपको ना दिल्ली कवर करनी है अगर, ठीक है, आपने एक स्टेट लिया है, आपने कहा आपको दिल्ली से डेटा कलेक्ट करना है, दिल्ली के स्टूडेंट से। ठीक, अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है भाई, उसमें तो कितने बच्चे होंगे जो पढ़ाई करते हैं एमए की। सो व्हाट यू डिड, यू क्रिएटेड अ लिस्ट। ठीक है, आपने इसमें से, वैसे तो ये एरिया वाइज होता है ज्यादातर, तो आपने क्या किया, दिल्ली का मैप लिया, दिल्ली के मैप को आपने रैंडमली, वो मैप है पूरा, उस मैप में आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, लेट्स से 6 जगहों को, 6 उसको सिटीज को, समथिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 स्पॉट, 6 सिटीज आपने चूज कर ली। ठीक है, दिल्ली में रैंडमली चूज करी है। ठीक, यस मैम। ठीक है, अब वो 6 जगहें चूज कर ली आपने। अब उन 6 जगहों के अंदर कॉलेजेस होंगे, आपने उनकी लिस्ट बना ली, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, सबकी लिस्ट है अपनी अपनी। सपोज 10 कॉलेजेस की लिस्ट इसमें निकली, 12 इसमें निकली, ये क्या बोलते हैं, 6 इसमें निकली, ऐसे करके कॉलेजेस निकले कि किस स्टेट में, किस किस डिस्ट्रिक्ट कितने कॉलेज हैं, किस सिटी के अंदर। ठीक है, अब उन कॉलेजेस में से भी आपने क्या किया, ये 10 कॉलेज की लिस्ट निकली थी, आपने 10 की चिट बनाई, रैंडमली उसमें से अपने जो भी आपको चाहिए थे 5 कॉलेज निकाल लिए।
सिमिलरली यहाँ से रैंडमली 5 कॉलेज निकाल लिए, फिर यहाँ से रैंडमली 5 कॉलेज निकाल लिए। ठीक है, या फिर आप कॉलेज वाइज नहीं भी करना चाहते तो आप इसको और डिटेल में जा सकते हो। आपने पहले मेन लिया स्टेट के अंदर आप उसमें गए सिटीज में, सिटीज के बाद आपने उन सिटीज को ओपन किया, उनके सिटीज के मैप को ओपन किया, और उसके बाद आप गए डिस्ट्रिक्ट में। सपोज ये एक सिटी थी दिल्ली के अंदर, उस सिटी का मैप ओपन किया, उस मैप के अंदर डिस्ट्रिक्ट है बहुत सारी, उसके अंदर से आपने 5 रैंडमली डिस्ट्रिक्ट चूज करी, 5 डिस्ट्रिक्ट आ गई। अब उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेक करो कितने कॉलेजेस हैं, फिर उन कॉलेजेस को रैंडमली पकड़ो और फिर उनके अंदर जाओ। अब जब आपके पास फाइनली हाथ में 2-3 कॉलेज आएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, फिर आप वहां पर जाओगे रैंडम सैम्पलिंग करने। तो हम हर स्टेज पे रैंडम सैम्पलिंग ही कर रहे हैं, बट क्लस्टर का मतलब ये है हम उसको बहुत सारे क्लस्टर्स में डिवाइड करके कर रहे हैं, एरिया वाइज। यस मैम। ये आ रहा है सबको समझ में? पीएचडी में करता होगा मैम कोई ये क्लस्टर सैम्पलिंग? और ये पीएचडी में मुश्किल है, थोड़ा जोड़ तोड़ करते हैं बच्चे, ऑल्दो लगाया है कुछ बच्चों ने क्लस्टर इतना सैम्पलिंग डेप्थ तक तो कौन जाता होगा? है, कुछ कुछ बच्चे करते हैं। लिखा है कुछ बच्चों ने, लिखा है बट करते होंगे, चलो। तो ये है कि हाँ ये बहुत लेकिन थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। यस मैम। किसी ना किसी स्टेज पे आके ना वही है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को मिक्स करना पड़ता है। फिर कन्वीनियंस और क्लस्टर सैम्पलिंग मिक्स हो जाती होगी। मिक्स हो जाती है क्योंकि आप ना एक बार जैसे मैंने किसी प्रोफेसर से बात करी थी तो मैंने यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है रिसर्च लेवल पे, थीसिस के वक्त स्पेशली। अदरवाइज आपके पास बहुत टाइम है और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और जेन्युइन रिसर्च करनी है तो अलग बात है, बट सिर्फ थीसिस पर्सपेक्टिव से हम काम कर रहे हैं तो ये कितना फीजिबल है। आई जस्ट आस्क्ड वंस, तो तब ये आंसर मिला था कि हमें ना सिर्फ कोशिश करनी है, हम कितना उसको रैंडम कर सकते हैं। ओके मतलब किस हद तक हम उसको रैंडमाइज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे फेजेस होते हैं हम जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो किसी ना वो उनका कहना ये था कि आप जिस हद तक कर सकते हो उस हद तक उसको रैंडम रखो और जहां पे नहीं कर सकते हो वहां पे छोड़ दो। ओके मतलब शायद ये कहना चाह रहे होंगे जैसे सपोज हमने कॉलेजेस रैंडमली सिलेक्ट करे रेदर देन कन्वीनियंस के बेसिस पे, है ना, और अंदर जाने के बाद भी हमने मेंटेन किया थोड़ी देर तक कि हम किस हद तक कर सकते हैं, या स्ट्रैटास बना लिए। ठीक है, तो बट लास्ट में क्लास में एंटर करने के बाद तो हम जो बच्चे तैयार होंगे उन्हीं से भरवाएंगे ना। यस यस मैम। तो वो शायद वो यही कहना चाह रही थी कि आप जिस हद तक रैंडम रख सकते हो आप उसको रैंडमली करो, एंड देन लास्ट में हाँ आप नॉन रैंडम वाले स्टेप्स को ऐड कर सकते हो। समवट लाइक दिस, मतलब कि अगर ठीक है, देन वी हैव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। कन्वीनियंस होता है बिल्कुल जो इजीली अवेलेबल हो उससे आपने डेटा भरवा लिया। आप निकले घर से बाहर, रोड पे चलते चलते जो लोग मिल रहे हैं आपने पकड़ के डेटा भरवा लिया, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे वो करते हैं ना रिपोर्टर इंटरव्यू नहीं करते, हाँ यस मैम, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब दूसरा है जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव होता है डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, आप किसी स्पेसिफिक पर्पस से काम कर रहे हो और उसी के पास जा रहे हो। आप सपोज आप टीचर्स के ऊपर काम कर रहे हो, टीचर्स में भी आप योगा टीचर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आप स्पेसिफिक योगा टीचर्स के पास ही जाओगे ना। यस मैम। ठीक है, तो वो पर्पसिव होगा। देन यू हैव कोटा सैम्पलिंग। कोटा बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड की तरह है, स्ट्रैटिफाइड पढ़ा था ना वैसी कोटा है। फर्क सिर्फ इतना है, कोटा में भी हम कोटा बनाएंगे, स्ट्रैटस बनाएंगे। ठीक है, आपने चूज कर लिया कि आपको 5 मेल चाहिए, 5 फीमेल्स चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, और आउट ऑफ ये 15 लेने, आउट ऑफ ये भी 15, आउट ऑफ 15 में से सिलेक्ट करने हैं।
पहले हमने कहा था, हमने इनको रैंडमली सिलेक्ट करा था, 15 में से 5, 15 में से 5 रैंडमली कर लिया था। पर अब आपकी मर्जी है, आपको ये 5-5 करने थे ना, तो आप अगर आप जाते ही बोलते हो कि ये जो आगे जो 5 लड़कियां बैठी हैं वो आ जाओ, और ये जो 5 लड़के बैठे हैं वो आ जाओ आगे से, तो आपने रैंडम नहीं किया ना सिलेक्शन? नो मैम, रैंडम नहीं है। रैंडम नहीं किया, लेकिन कोटा बनाया था। हाँ, कोटा तो बनाया था कि 5 ही लड़कियां लेनी है और 5 लड़के लेने हैं, ठीक है? या आपने कोटा बना लिया सब्जेक्ट्स का, मुझे मैथ्स के चाहिए 10 बच्चे और 10 बच्चे मुझे साइंस के चाहिए, तो आपने कोटा बनाया ना। यस मैम। उसमें भी आप मेल फीमेल लगा सकते हो। मैथ्स के 10 बच्चों में 5 लड़कियां होनी चाहिए, 5 लड़के होने चाहिए। साइंस के 10 बच्चों में 5 लड़के और 5 लड़के होने चाहिए। लेकिन जब आप इसको फाइनली सिलेक्ट कर रहे हो, इन बच्चों को उठा रहे हो, तब आपने जाके कन्वीनियंटली जो अवेलेबल थे बच्चे वो ले लिए, यस मैम। है ना? और अगर मैं रजिस्टर लेती, कितने बच्चे अवेलेबल है देखती, उसमें से चिट्स बनाती, रैंडमली सिलेक्ट करती, तब वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बन जाता, ठीक है? यस मैम। फिर होता है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल इज सेम एज कन्वीनियंस, अलग नहीं होता है ये। एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस एक ही होता है, ठीक है? इसमें भी टारगेट पॉपुलेशन जो होती है, जो भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं ना, इसमें हम टारगेट पॉपुलेशन को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? सैम्पलिंग की डेफिनेशन बताई थी ना आपने, तो नहीं क्या मैम, हम पॉपुलेशन को नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना पूरी तरीके से, 100% नहीं हो सकता, नो मैम। ठीक है? उसको हम जनरलाइज भी नहीं कर पाते हैं पूरे रिजल्ट को, ठीक है? फिर हमारा है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये इंटरेस्टिंग है। स्नोबॉल इज लाइक, आप एक के पास गए, किसी पर्टिकुलर आपको किसी स्पोर्ट्स पर्सन से इंटरव्यू करना है, वो भी जो फुटबॉल में एक्सपर्ट है, ठीक है? आप गए, फुटबॉल एक बंदा मिल गया, आपने लिया या डेटा कलेक्ट कर लिया। अब आप और स्पोर्ट्स पर्सन को तो जानते नहीं हो, कैसे करोगे? तो वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो जानता होगा ना, तो वो आपको किसी और का कॉन्टैक्ट देगा, फिर आप उनसे भी डेटा कलेक्ट करोगे, फिर वो किसी और का कॉन्टैक्ट देगा और फिर आप उनसे भी डेटा कलेक्ट करोगे। दिस इज स्नोबॉल। एक इन्फॉर्मेंट से दूसरे इन्फॉर्मेंट की इन्फॉर्मेशन, मतलब सैम्पलिंग के बारे में मिल रहा है आपको, और वैसे ही आप डेटा कलेक्ट अपने सैंपल्स के पास जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो। दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक चेन चल रही है, चेन चल रही है, एक से दूसरे के बारे में जानकारी मिल रही है, दैट इज स्नोबॉल, ठीक है? तो इवन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स। ऐसा नहीं है हमेशा कि हमें हमेशा रैंडम सैम्पलिंग ही करनी है अच्छी रिसर्च करने के लिए, नहीं। इट डिपेंड्स, आपकी रिसर्च की डिमांड क्या है, आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन पे, वो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन पे काम कर रहे हो, तो रैंडम सैम्पलिंग से कैसे काम चलेगा, है ना? यस मैम, यस मैम। तो इसमें टैग नहीं लगा सकते हम कि रैंडम अच्छा होता है और नॉन रैंडम खराब होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड योर रिसर्च रिक्वायरमेंट कि आपको रैंडम सैम्पलिंग रिक्वायर्ड है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग रिक्वायर्ड है। यस मैम। ठीक है? सैंपल साइज का भी डिपेंड करता होगा ना मैम, कि अगर आप कम सैंपल साइज लेके चल रहे हो तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि चलो आप रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू कर सकते हो, बट जितना ज्यादा सैंपल साइज लोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। राइट। अगेन मैन पावर का भी है, आप अकेले कर रहे हो डेटा कलेक्ट या यू हैव अ टीम फॉर इट, है ना? आपने डिवाइड करा हुआ है चीजों को, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप सैम्पलिंग के लिए या मैनुअली कर रहे हो, अगेन यस मैम। चीजें फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें एक चीज है कि ये रिपीट कर दिया, एक मिसिंग है, देयर इज आल्सो सैचुरेशन सैम्पलिंग। सैचुरेशन में कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट सैचुरेशन लाइक डेंस, ये दो वर्ड्स भी यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, वी जस्ट ड्रॉ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन,
मतलब ये तब करते हैं अगेन जब पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है। सपोज आपको जितने भी नेता है हमारे उनसे डेटा कलेक्ट करना है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ही होगा ना, कितने नेता हो जाएंगे, या दिल्ली के जो नेता है उनसे ही करना है, कितने होंगे, ठीक है मान लो 100-150 नेता होंगे, इतने लीडर्स हैं हमारे पास, है ना। सैचुरेशन मीन्स आपने सबका कर लिया, ये होता है ना, ड्रॉइंग ऑल एलिमेंट्स हैविंग द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज सैचुरेशन, सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, दैट इज सैचुरेशन सैम्पलिंग। डेंस में क्या होता है, हम लोग मोर देन 60%, मोर देन 50% टारगेट करते हैं, यानी कि चलो 150 में से 100 तो कर ही लिया, या मोर देन 100, ये सैचुरेशन और ये डेंस सैम्पलिंग होता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अगेन डिटरमाइन योर सैंपल डिजाइन, ये वही वाली बात है, सैम्पलिंग कैसे करोगे या कौन सा डिजाइन लेना है सैम्पलिंग में, तो जो हमने अभी डिस्कस किया है, डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अगर आप योगा टीचर्स पे काम कर रहे हो तो आप योगा टीचर्स के पास जाओगे, ठीक है, हो सकता, और उसमें भी अगर आपको टीचर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप वहां पे भी स्नोबॉल कर सकते हो, ठीक है, और अगर अदरवाइज आप वहां पे भी स्ट्रैटास लगा सकते हो, मेल फीमेल कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स कि क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, क्या फॉलो करना चाहते हैं। ओके, इंटरव्यू करना है तो हो सकता है इंटरव्यू में भी आप रैंडम नहीं लगाओ, रैंडम सिर्फ तब लगा सकते हैं जब हमारे पास पूरी पॉपुलेशन हमारे हाथ में हो, और तब हम उसका रैंडम सैम्पलिंग करें, तभी पॉसिबल है। मतलब ये 50 लोग हैं और इसमें से रैंडमली आपको 10 उठाने हैं, ये तभी रैंडम कर सकते हो। वैसे रैंडम सैम्पलिंग में करते हैं, 1000 का डेटा भी लेते हैं, वो टेबल मेथड से करते हैं, रैंडम टेबल मेथड होता है, उसमें टेबुलेशन में ना ऐसे नंबर्स डले होते हैं, हर सैंपल को एक नंबर अलॉट होता है, उस नंबर डले होते हैं, देन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, देन नंबर पॉइंट्स एंड सिलेक्ट कौन से आपको सिलेक्ट करने हैं उसमें से, ठीक है। तो इट अगेन डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू नीड, कितना उसमें आपका कॉस्टिंग जाएगा, कितना टाइम जाएगा, सैम्पलिंग कैसे करना है, कौन से लोग हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ देखा जाएगा। एंड एज यू सेड सैंपल साइज भी इंपॉर्टेंट है। So sample size for any research study depends on 4 P's. Purpose of your study, population, the size and nature of population under your study, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब फुल पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स पे स्टडी कर रहे हैं तो वी हैव अ लिमिटेड पॉपुलेशन, राइट। बट अगर हम कोई चीज जनरलाइज करना चाहते हैं, हम ओल्ड एज पीपल पे कर रहे हैं स्टडी, तो ओल्ड एज की पॉपुलेशन तो अच्छी खासी होगी ना। तो इट डिपेंड्स, प्रोसीजर क्या है आपकी स्टडी का, टाइम कितना है, बजट कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। इफ यू हैव अ टीम अंडर यू फिर तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। पब्लिशिंग, तो पब्लिशिंग के लिए भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इवन दैट मैटर्स, वरना हम सब भी 10, 15, 20, 50 में स्टडी करके सकते हैं, बट पब्लिशिंग के लिए दैट वोंट वर्क। तो इवन पब्लिशिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल कि हम सैंपल साइज कितना चूज करें। Now, how to write a research proposal? So, research proposal में again, you need a specific research topic, objective आपका clear होना चाहिए, ठीक है। आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस कंपल्सरी कर दिया है यूजीसी ने, कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो उसकी सोशल इम्प्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ डेटा आपको जो कलेक्ट करना है, जिस पॉपुलेशन पे आप टारगेट कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो, कौन से टूल से कर रहे हो, कौन सा एनालिसिस मेथड लगाओगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन सा करोगे, अनोवा करोगे, रिग्रेशन करोगे, कोरिलेशन करोगे, ठीक है। हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरेशन, फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ये सब देखना होता है इन जनरल। प्रोफाइल एंड क्रेडेंशियल्स ऑफ द प्रपोजल, सो जो भी रिसर्च प्रपोज कर रहा है उसका ओवरऑल क्रेडेंशियल क्या है, प्रोफाइल क्या है, वो क्वालिफाइड है नहीं है, वो सारी
ऑल्दो ये सारी अलग प्राइमरी चीजें हैं, बट इसको पहले ही देख लिया जाता है। बट रिसर्च प्रपोजल लिखते वक्त हमें मेन चीजें क्लियर होनी चाहिए। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, ठीक है, हमारे उसका टूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर क्या यूज कर रहे हो, सैम्पलिंग क्या यूज कर रहे हो, एनालिसिस कैसे करोगे, ये सारी चीजें। Data can be collected by observational, by interviews like personal, telephonic, mail questionnaire or even schedules. Schedules are again, schedule हम उन questionnaires को बोलते हैं जो हम खुद ही भरवाते हैं लोगों के पास जाके, मतलब हम ही उनको गाइड क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और हम ही भरते हैं। हम उनको पूछते हैं, वो जवाब देते हैं और हम फिर खुद भर लेते हैं। जैसे सर्वे होता है ना, सेंसस का सर्वे होता है, घर घर लोग आते हैं, ठीक है, तो वो स्केड्यूल्स फॉलो करते हैं। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, तो ये क्वालिटेटिव का अलग चलता है, क्वांटिटेटिव का अलग चलता है। व्हेन वी हैव टू एनालाइज द क्वांटिटेटिव डेटा, तो क्वांटिटेटिव डेटा में वी अप्लाई नंबर ऑफ एनालिटिक टेक्निक, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लगाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा, डिपेंडिंग अगेन ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि हमें डिफरेंस देखना है तो हम टी टेस्ट लगा देते हैं, हमें कोरिलेशन देखना है तो हम कोरिलेशन के लिए पियर्सन लगाएंगे या स्पियर्समैन लगाएंगे, ठीक है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डेटा, राइट। आपको रिग्रेशन देखना है, प्रिडिक्ट करना है ए का बी पे इम्पैक्ट, तो आप रिग्रेशन लगा सकते हो, ठीक है। ग्रुप में डिफरेंसेस देखने हैं तो अनोवा लगा सकते हैं, इंटरवेंशन स्टडी है तो भी अनोवा लगा सकते हैं। बट अगर आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है तो व्हाट यू विल डू, सपोज आपने इंटरव्यू किया है, आप पहले ट्रांसक्रिप्ट बनाओगे इंटरव्यू की, फिर उस ट्रांसक्रिप्ट को रीड करोगे, उसमें से कोड्स जनरेट करोगे एंड थीम्स जनरेट करोगे। मेजर कोड्स क्या है, थीम्स क्या है, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आप उनको, मतलब यही जो प्रोसेस था ना कोड्स का, फिर आपने जब थीम्स बनाए तो इसी को हम बोलते हैं थीमेटिक एनालिसिस। दिस इज वन ऑफ द एनालिटिक टेक्निक, थीमेटिक एनालिसिस। या फिर हम क्वालिटेटिव कंटेंट जो हम इकट्ठा करते हैं, हम उसका कंटेंट एनालिसिस करते हैं। कंटेंट एनालिसिस में सब कुछ आता है। सपोज पॉइंट लिया, पर्सपेक्टिव लिया, या फिर मैं सपोज एक्सप्लोर कर रही हूँ कि आज के टाइम में सोशल मीडिया आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो आई एम इंटरव्यूइंग यू, ऑल ऑफ यू, रिगार्डिंग दैट। आप सबने मुझे अपनी अपनी बात बोली, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो उस जो भी इंटरव्यू लिया उसकी ट्रांसक्रिप्ट में पहले तो मैं मेन एरियाज देखूंगी कि मेरा फंडा क्या था। आई वांट टू एक्सप्लोर द रीजंस, है ना, कि ये कैसे कैसे आपका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसमें सोशल मीडिया का कितना रोल है। तो रीजंस में जहां जहां रीजंस आएंगे, हो सकता है पहले तो मुझे मोटा मोटा किसी ने सोशल मीडिया कहा, किसी ने न्यूक्लियर फैमिली की बात करी बच्चों के स्ट्रेस के लिए, किसी ने प्रेशर, एजुकेशन के प्रेशर की बात करी, किसी ने पीयर प्रेशर की बात करी। तो ऐसे मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन, आपके इंटरव्यू में से ऐसे 5-6 कोड्स निकाले, बड़े बड़े, मतलब और भी निकलेंगे कोड्स, बहुत सारे निकलेंगे ट्रांसक्रिप्ट में से। फिर मैं उसको एनालाइज कर रही हूँ कि ये वर्ड पर्टिकुलरली कितनी बार यूज हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली जैसी चीजें, ठीक है, या एजुकेशन पे कितना आप फोकस कर रहे हो। तो उसमें हम नंबर ऑफ वर्ड्स भी देख सकते हैं, कितनी बार आप एक बात को कह रहे हो कि अलग अलग तरीके से, राइट, क्या कहने का इंटेंशन क्या है। थीम्स फिर हम उसमें से ड्रॉ करते हैं कि ये 4-5 मेजर थीम्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू दिस इंटरव्यू। ऐसे करके फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है, उसमें लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस करे हैं। आपकी मेंटल हेल्थ को लेके आपने क्या क्या महसूस करा है पर्सनली, आप पे क्या बीती है, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं ले रही हूँ, उसको समझ रही हूँ इन डेप्थ में, तो वो फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस होता है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट क्वालिटेटिव के अपने एनालिटिकल टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अपने होते हैं, ठीक है। एंड इट ऑल डिपेंड्स अगेन कि हमें कौन सा यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। नाउ हाउ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट।
रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आपका टाइटल पेज होता है, वेयर यू हैव द टाइटल ऑफ योर रिसर्च वर्क, नेम ऑफ द रिसर्चर, ठीक है. देन यू हैव पर्पस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सबमिट हम क्यों कर रहे हैं, एमए के लिए करते हैं, कभी कभी हम पीएचडी के लिए करते हैं, तो पर्पस ऑफ रिसर्च जिसमें लिखा होता है दैट वी आर सबमिटिंग इट ऑन दी समथिंग समथिंग फॉर द पीएचडी पर्पस, ऐसा करके. डेटा ऑफ, डेटा नहीं होगा, डेट होगा, ये डेट ऑफ पब्लिकेशन. टेबल ऑफ कंटेंट आता है जिसमें इंडेक्स यूज है ना, जिसमें सब कुछ आएगा कि आपके थीसिस में क्या क्या है. तो कंटेंट में इंट्रोडक्शन है, फिर चैप्टर्स हैं आपके 1 2 3 4, फिर अपेंडिसेस आ जाएंगे जिसमें आप एक्स्ट्रा टेबल्स, एक्स्ट्रा एब्रीविएशन वगैरह रख देते हो. लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एक्नॉलेजमेंट. सो दिस इज द बेसिक थिंग. ठीक है, विद इन दीज चैप्टर्स यू नो आपका पहला इंट्रोडक्शन रहता है. देन यू हैव योर ROL, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें आपकी नीड ऑफ द स्टडी भी आ जाएगी. फिर आप अपने जो डेटा, जो आपका प्रोसीजर है, पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उस पर बात करते हो. फिर आपका जो रिजल्ट आता है, आप रिजल्ट्स और उसको बात करते हो. फिर आप इंटरप्रिटेशंस करते हो. Then you also have result, interpretation tables, and then you have your discussion also. ठीक है? And after discussions, then you have your references, and then after that, इसके भी बाद आपका आता है फिर ये appendices, जिसमें आपके अपेंडिक्स, आपके टूल्स हैं वो लग जाएंगे यहाँ पे. एक्स्ट्रा यहाँ ऐड हो जाएगी, क्या टूल्स थे, क्या इंटरव्यूज थे जो आपने लिए, क्या टेबल्स हैं इंपॉर्टेंट आपके स्टडी से रिलेटेड, क्या एब्रीविएशन आपने यूज करें, वो सारी इंफॉर्मेशन बैक में आ जाएगी. Then application of ICT in research. This is newly added topic in this unit. I guess ये सर के साथ भी आपने टच किया होगा इस चीज को कि रिसर्च में ICT का क्या रोल है. आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ICT इन रिसर्च फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? ICT का कहाँ रोल आता है रिसर्च में? Anyone? मैम जितने भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जितने भी हम रिसर्च के लिए रिव्यू कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें थ्रू आईसीटी से मिल रहा है. जितने भी अगर हम बात करें इंडेक्स जर्नल्स के, वो भी आईसीटी के थ्रू हमें प्रोवाइड हो रहा है. और अगर हम बात करें कि डाटा एनालिसिस जो हम जितने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आईसीटी के थ्रू ही हम लोगों को मिल पा रहे हैं सॉफ्टवेयर. राइट, राइट, सही बोला आपने. 2 पॉइंट कवर करे आपने. आपने डेटाबेस की बात करी एक तरीके से, यस मैम, जो कि आईसीटी के थ्रू मिल रहा है. ठीक है, फिर आपने सॉफ्टवेयर्स की बात करी जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर रहे हैं डेटा को. यस मैम, ठीक है, हो गया 2 पॉइंट ये. प्लस डेटाबेस से हम मदद ले भी रहे हैं अपने रिव्यूज बनाने के लिए, प्लस हम डेटाबेस में एडिशन कर भी रहे हैं. जब हम जर्नल्स पब्लिश करते हैं, है ना, तो हम डेटाबेस में एडिशन भी कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं वहां पे, ताकि सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड रहे और जरूरत के वक्त आप इंफॉर्मेशन निकाल सको, इंटीग्रेट कर सको. राइट. प्लस इसकी वजह से कम्युनिकेशन इजी हो गया है आपस में. हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, चाहे हम अब्रॉड में बैठे हो, चाहे हम कहीं भी हो. वी कैन टेक शेयर इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंसेस में ऑनलाइन, है ना. कॉन्फ्रेंसेस में ऑनलाइन पेपर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, सब कुछ है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंसेस है, सब ऑनलाइन पॉसिबल हो पा रहा है. यस मैम. ठीक है, तो ये सब आईसीटी की वजह से. फिर हम रेफरेंसेस के लिए अगेन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम है. हम मेंडले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. हाँ, यस मैम. हम एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कैलकुलेशंस में. क्वालिटेटिव में हम इन वीवो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. हर चीज के सॉफ्टवेयर है हमारे पास. हाँ, यस मैम. एक एसपीएसएस के जैसा एक और भी तो है, मुझे उसका नाम आर सॉफ्टवेयर. कौन सा मैम? आर नहीं, मुझे जिसमें मीडिएशन एमोस. तो मीडिएशन मॉडरेशन का काम हम इसमें नहीं कर सकते हैं एसपीएसएस में? हो सकता होगा मेरे ख्याल से.
एमओस थोड़ा एडवांस लेवल का है आई थिंक एसपीएसएस से। ये चलता रहेगा, एमओस भी है, फिर वो प्लॉस भी आ जाएगा, वो भी है, एडवांस है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। और इनफैक्ट ये तो हमें पता है, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं बिकॉज वी बोथ बिलोंग टू दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च, ठीक है। और बाकी फील्ड्स में देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, आपने आर स्टूडियो भी सुना होगा, हाँ जो हम लोग यूज नहीं करते, बट वो लोग और फील्ड्स में बहुत वाइडली यूज होता है। प्लस अगेन देयर आर मेनी मोर सॉफ्टवेयर अवेलेबल। पूरा डेटा साइंस जो होता है ना आजकल, वो सब ये सब जानता है। डेटा साइंस के आजकल होते हैं ना, हम लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, यस मैम। तो वो इट अच्छा, तो इंक्लूड्स वो सब सारा सॉफ्टवेयर और उसमें ये सब कराते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर है? ओके। उनका मैं ये तो नहीं कह सकती कि सॉफ्टवेयर कराते हैं, लेकिन एक ही चीज को करने के कई तरीके हैं ना। आपको रिजल्ट को रिलेशन निकालना है, यस मैम। अब कोई भी सॉफ्टवेयर निकालेगा तो सेम ही, हाँ हाँ, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे है वो एक्सेल से भी निकल जाएगा, एसपीएसएस से भी निकल जाएगा। हम्म, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिसर्च एरियाज ऑल्सो, है ना। हम जब अपनी रिसर्च की जब शुरुआत करते हैं, तो हमें किस एरिया पे काम करना है, उसके लिए भी हम पहले ऑनलाइन ही जाते हैं सर्च करने। हाँ, यस मैम। लिटरेचर सर्वे करते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिसर्च चूज करते हैं, डेटा कलेक्शन को, डेटा को मैनेज करने के लिए भी हम आईसीटी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं, यस मैम। ठीक है। रेफरेंसिंग में हम यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट करने में डेटा को यूज करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, डेटा कलेक्शन कर रहे हो, मैंने वीडियो कॉल करके डेटा ले लिया, इंटरव्यू कर लिया आपका, अगेन, है ना। यस मैम। ऑनलाइन जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू गूगल फॉर्म। राइट। मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, लिंक टू अदर इंडिविजुअल डेटाबेसेस, select favorite resources and e-journals, save researches, records, ये सब हम काम करते हैं नॉर्मली। Role and application of ICT is in communication of information, information sharing, ठीक है। कम्युनिकेट कराना, मैंने जर्नल में अपना काम दिया, मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो रही है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली, या मैंने कुछ वर्कशॉप करी और सबको अपनी बात कन्वे कर दी। सिमुलेशन, वर्चुअल लैब एंड रोबोटिक एक्सपेरिमेंट्स, आजकल वीआर टेक्नोलॉजी आ रही है ना, वर्चुअल रियलिटी। यस मैम। हम किसी को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, उससे एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट हो सकते हैं, होता है ना। यस मैम। इवैल्यूएशन, इवन फॉर फीडबैक पर्पज, टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, चाहे गूगल फॉर्म के थ्रू ले लो, चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड करके दो, इवैल्यूएशन इज ऑल्सो पॉसिबल। इवन जब लोग आजकल वो करते हैं, आपका पेपर, अगेन आप नेट का पेपर ऑनलाइन दोगे, यस मैम। इसमें भी आईसीटी का रोल है। हाँ, यस मैम। और वो ऑटोमेटिक, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं है आपके पेपर के अंदर, कोई मैनुअली चेक नहीं कर रहा है आपके पेपर को, टेक्नोलॉजी, ठीक है। यस मैम। सर्च इंजन एंड रिसर्च पेपर, सेम चीजें हैं ये, लाइक गूगल स्कॉलर, एकेडमिक सर्च, साइंस स्कोप, रिसर्च गेट, बायो हंटर, एजुकेशन, SSRN, ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिपोजिटरी है स्कॉलरी रिसर्च के लिए। विकी जर्नल क्लब, तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जर्नल्स अवेलेबल है, रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। सर्च इंजन है ये रिसर्च पेपर के लिए। शेयर्ड डेटा सेट एंड कोड, लाइक डेटा बैंक, यहाँ पे डेटाज अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। तो सिर्फ इसको आप सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, हम हर फील्ड की बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो सबका डेटा सेट भी अवेलेबल होता है। गिट हब है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होस्टिंग यूजिंग गिट रिवीजन कंट्रोल सिस्टम। ओपन साइंस फ्रेमवर्क, इसमें अगेन कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। स्लाइड शेयर, जिसमें ये तो पता है सबको, प्रेजेंटेशन अवेलेबल होती है स्लाइड शेयर में। यस मैम। data.government.in,
तो ये इंडियन प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था, एंड टू पब्लिश डेटा सेट, डॉक्यूमेंट, सर्विसेज, टूल्स, एप्लीकेशन कलेक्टेड बाय देम फॉर पब्लिक यूज। तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो जो काम की चीजें इकट्ठी करी हैं वो उन्होंने इस पे डाली है। कोड ओशन, cloud-based computational platform which provide way to share, discover and run published code. Peer evaluation, तो ये ओपन रिपोजिटरी है डेटा डालने के लिए, पेपर्स के लिए, विद इन ओपन रिव्यू एंड डिस्कशन प्लेटफॉर्म। ऐसे ही शोध गंगा पढ़ते हैं हम, शोध गंगा में भी क्या है, यही है ना, ओपन प्लेटफॉर्म है, सब लोग अपना रिसर्च वर्क वहां शेयर करते हैं। कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स, तो हम इस सब पोर्टल के थ्रू एक्सपर्ट तक, हम लिंक्डइन के थ्रू जाते हैं, रिसर्च गेट के थ्रू जाते हैं, है ना। कम्युनिकेशन टूल्स है, वेबएक्स है, स्काइप यूज कर रहे हैं हम, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, टीम व्यूअर यूज कर रहे हैं। ओके, कोलैबोरेट करते रहते हैं हम। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज और आइडियाज शेयर करते हैं, ठीक है। प्री डिजिटल लाइब्रेरी है, अगेन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी आपने सुना होगा, MHRD ने प्रोवाइड करी है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। इंटरनेट आर्चिव है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स, फ्री बुक्स मिल जाएंगी, ई बुक्स मिलेंगी। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। ओपन लाइब्रेरी है, अगेन बहुत सारा पब्लिश्ड वर्क आपको मिलेगा। अभी तो वो भी है NPTEL, ये भी सुना होगा ना, ये बहुत सारे इसमें कोर्सेज है ना IIT वगैरह की तरफ से भी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं इसमें ना, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। NPTEL बोलते हैं आई गेस, और एक MOOCs भी है। यस मैम, मैसिव ओपन कुछ इस तरह का है। हाँ, ओपन ऑनलाइन कोर्स, हाँ कुछ ऐसा ही है। ये भी ऐसे ही है NPTEL, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इसके ऊपर भी। प्रोजेक्ट आ गए, वर्चुअल लैब्स हैं, MHRD ने बनाई है, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए भी है, 10th के लिए, 12th के लिए ना, बच्चे वहां पे वर्चुअली सीख लेते हैं चीजें, एक्सपेरिमेंट वाली। लैब सूट्स, लाइफ टेक्नोलॉजी लैब मैनेजमेंट टूल फॉर लैब इक्विपमेंट एंड सर्विसेज। तो जिन लोगों की, जैसे हमारी भी लैब है, साइकोलॉजी में भी होती है, वैसे साइंस में भी होती है, तो वहां पे लैब के टूल्स वगैरह भी होते हैं ना, तो वो सब भी आप ऑनलाइन एक्सेस हो सकती हैं चीजें। लिव लैब स्पेस, collaborative research tool that lets you plan experiment, replicate outcome and generate research papers। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी में हम लोग साइकोपाई पढ़ते हैं, यस मैम, है ना, तो वो भी तो इसी का पार्ट है। हाँ यस मैम। राइट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च पेपर, लाइक मेंडले तो सुना है, रेफरेंसिंग के लिए यूज करते हैं। यस मैम। साइटेशन स्टाइल यूज होता है। पेपर्स, Zotero, which helps in collecting, organizing sites, share your research sources, then the draft, version control and collaboration to improve your writing, जिसमें हम ड्राफ्ट में सेव हो जाती हैं चीजें। टाइपराइट, सिंपल रियल टाइम कोलैबोरेटिव राइटिंग एनवायरनमेंट हमें देता है। साइंस ओपन, इट प्रोवाइड फ्रीली एक्सेसिबल रिसर्च नेटवर्क टू शेयर एंड इवैल्यूएट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। Okay, so this was about your ICT. Then we have a portion of research ethics. This also, you know, अभी compulsory कर दिया है research area में that your work should be approved by a research ethical committee before publishing. Why? क्यों कहा है ऐसा? एथिक्स क्या होते हैं? हम जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जैसे हम रिसर्च वर्क के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, उनको फॉलो करके ही आपको रिसर्च वर्क करना है अपना। तो वो रूल्स क्यों बने हैं? वो रूल्स बनाए हैं कि ताकि कहीं भी कोई क्या, हमसे किसी की प्राइवेसी का हनन ना हो। हाँ, डाटा भी, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल हो डाटा। राइट, फॉर दिस ठीक है जी, सही बताया आप लोगों ने। तो एथिक्स यानी कि कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं
ठीक है, कोड्स ऑफ कंडक्ट है कि कैसे काम करना है, कैसे रिसर्च करनी है, ठीक है। अब कोड्स ऑफ कंडक्ट में भी अब वो क्या कहते हैं कि यू हैव टू टेक केयर, लाइक आप जब रिसर्च कर रहे हो तो जैसे आपने कहा कि आपको किसी का प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, फिर किसी को हार्म भी नहीं कर सकते हो। पहले होते थे ना एक्सपेरिमेंट, करंट लगा हाँ, दिया, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। जैसे कि हमें जब एक्सपीरियंस हुआ था एथिकल कमेटी का, तो उधर एथिकल कमेटी ने बोला कि अगर कोई सुसाइड का टूल यूज कर रहा है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यस मैम, कहीं आप सुसाइड का थॉट इम्प्लांट ना कर रहे हो किसी के दिमाग में, ठीक है। यस मैम। तो ऐसे ही वी हैव टू बी तो आप वेरी रिटर्न में ले सकते हो उनसे कुछ ऐसा ना। हाँ, तो फिर हमें रास्ते बताए जाते हैं, या तो आप कंसेंट लो, है ना, किसी का इंटरव्यू कर रहे हो तो कंसेंट लो, इंटरव्यू शेयर कर रहे हो औरों के साथ तो कंसेंट होना चाहिए उसकी, ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में वो उसका प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पता चल रहा है, सबको पता चल गया, अरे ये इंसान को तो ये प्रॉब्लम है, यस मैम, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज प्लस ऑनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काम कर कुछ नहीं रहे हैं और सब मैन्युपुलेट करके हमने पब्लिश कर दिया पेपर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू रिसर्च प्रोसेस भी सही फॉलो कर रहे हैं हम। रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट और रिसर्चर, जैसे आपने कहा कि भाई पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी का भी रिस्पेक्ट करना है, उनको हार्म भी नहीं करना है मेंटली और फिजिकली, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन, तो जो इंस्टीट्यूशन हमें स्पॉन्सर कर रहा है हमें उससे रिलेटेड एथिकल इश्यूज का भी ध्यान रखना है, या जहां हम जा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में हम जा रहे हैं उनका भी हमें ध्यान में रखना है, किसी को भी हम डिफेम नहीं कर सकते। तो जनरल एथिकल इश्यूज क्या है, बेनिफिट रिस्क असेसमेंट, आप जो स्टडी कर रहे हो वो रिस्की भी नहीं होनी चाहिए। अगेन पता चले आपने लिख लिया है मैं ट्राइब्स के पास जा रहा हूँ रिसर्च करने, बट नेचर ऑफ ट्राइब्स कैसा है पता होना चाहिए। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो टीम वर्क में किसी आपके पार्टनर का तो फोकस है मैं कैसे इससे कुछ बेनिफिट ले लूं रिसर्च से, या कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाए मैं कैसे कमा लूं इससे, जबकि रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज नॉट अर्निंग मनी फ्रॉम योर रिसर्च। यस मैम, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होना चाहिए। डेटा एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड शेयरिंग एंड ओनरशिप, काम पहले से ही क्लियर हो भाई आप कितना कर रहे हो, आपका पार्टनर कितना कर रहा है ना, या फिर काम तो दोनों मिलके कर रहे हैं, पब्लिशिंग के वक्त आपने सिर्फ अपना नाम दे दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट एथिकल। नो यस मैम। पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन, तो ये भी क्लियर हो अगर जो पार्टिसिपेंट्स आपके हैं, तो अगर यू हैव प्लान इन बिफोर हैंड कि सबको इक्वल ऐसा ऐसा कुछ पेमेंट मिलेगा, ऑल्दो अगेन इट इज कंसिडर अनएथिकल एट एरियाज कि भाई किसी को ब्राइब नहीं करना है, बट मुझे लगता है ऐसा है कि वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ट्रांसपेरेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आजकल डेटा कलेक्शन ऐसा होता है दैट ऑनलाइन डेटा कलेक्ट हो रहा है एंड दे आर प्रोवाइडिंग कूपन्स टू पीपल एंड एवरीथिंग। हाँ यस मैम, जब हम मास्टर्स में करते थे तो मतलब ये बोला जाता था कि आप कुछ भी दो, इनफैक्ट आप चॉकलेट्स या कुछ भी, जब भी आप इन्वेंटरीज फिल करा रहे हैं तो आपको देना है, कुछ भी इंसेंटिव वैसे देना है आपने। रिसर्च रिपोर्ट एंड रिव्यूइंग, तो अगेन रिसर्च के हर प्रोसेस में हमें एथिक्स मेंटेन करना होता है, वी कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग फॉल्स। रिस्पॉन्सिबल ऑथरशिप एंड पब्लिकेशन, जो भी हम लिख रहे हैं जिम्मेदारी हमारी है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फंड्स को हम सही तरीके से यूज करें। रिसर्च मिसकंडक्ट एंड पॉलिसीज फॉर हैंडलिंग मिसकंडक्ट, तो रिसर्च में कुछ भी मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, लाइक प्लैगरिज्म, कॉपी कर देते हैं इधर से उधर का काम और लिख देते हैं, दैट शुड नॉट बी डन। प्लैगरिज्म इज वन ऑफ द मेन एथिकल इशू, ठीक है। इंडिया में तो बहुत सारे लोग पकड़े गए थे प्लैगरिज्म के लिए, ओके। रिसर्च रिव्यू, एसओपी एंड एथिक्स कमिटी, तो आपका जो भी आप प्रपोजल डिजाइन कर रहे हो
अच्छे से रिव्यू होना चाहिए, एथिक्स कमेटी का अप्रूवल आपको मिलना चाहिए, फिर आप प्रोसीड करोगे आगे। प्लैगरिज्म, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। तो प्लैगरिज्म इज अबाउट आपने किसी और का काम, किसी और का आइडिया उनको क्रेडिट दिए बिना अपने काम में डाल दिया, यूज कर लिया, दैट इज प्लैगरिज्म। ठीक है, तो इसके बहुत सारे वेरियस टाइप्स होते हैं। कभी कभी हम एज इट इज काम चुरा लेते हैं, किसी का नाम नहीं दिया। कभी कभी हम इधर उधर से 4-5 चीजें कॉपी करके अपनी एक चीज बना लेते हैं। सो वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग न्यू, वी आर जस्ट सिंपली कॉपिंग एंड पेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज बीइंग डन। एक ही काम को हम 4-5 जगह डिवाइड करके प्रेजेंट करते हैं, एक ही रिसर्च है उसी को हमने डिवाइड कर दिया बहुत ज्यादा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स होते हैं विच कम्स अंडर रिसर्च मिसकंडक्ट, which is again not ethical in nature. Recent change by UGC. So recently UGC has prepared the approved list of journals that would be considered for career advancement scheme. Then direct recruitment of teachers and other academic staff as required under UGC. So UGC ने एक minimal qualification guidelines बनाई है ताकि कॉलेजेस में जो स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ या टीचर्स अपॉइंट होते हैं उसकी एक मिनिमम गाइडलाइन है। 2016 की जो गाइडलाइन है वो ही फॉलो होती है हर जगह। ठीक है, insisted on plagiarism check being done on all dissertation using Urkut software. तो प्लैग चेक के बिना कोई भी थीसिस डिसर्टेशन आगे नहीं बढ़ेगी, कोई पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। तो कंपलसरी कर दिया है भाई, उर्कुट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और सब सुपरवाइजर को ये उर्कुट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया कराया जाएगा एंड एवरी वन विल चेक इट। UGC approved a list of journals. The UGC has issued public notice dated 28 November 2018 and decided to establish UGC care list की हम बात करते हैं, जिसमें रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं जिसपे हम अपने पेपर दे सकते हैं पब्लिशिंग के लिए। तो दैट इज कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, इसको हम UGC केयर लिस्ट बोलते हैं। ये 18 में आई थी। Good quality research journal in disciplines under social science, humanities, language, arts, culture, Indian knowledge system will be maintained by CARE and referred to as CARE reference list of quality journal. तो quality journal की एक list UGC CARE द्वारा maintain की जाती है। UGC's vice chairman would be chairman of CARE. तो UGC का जो vice chairman होता है वही CARE list का भी chairman होता है। And it would include representatives of government and government recognized institution working in the field of social science, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग। तो ये सब फील्ड उसके अंदर कवर्ड है। तो इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया। दिस वाज इट फॉर योर रिसर्च एप्टीट्यूड। एनी डाउट्स टू एनीवन? Any doubts to anyone? Ma'am, right now, no. Once again we'll revise, then only we'll Okay, come to know, sir. ठीक है। So this was your research aptitude. Yes, ma'am. 2 दिन में खत्म हो गया, मैम। 2 दिन से ज्यादा का टॉपिक तो नहीं था ये। And your teaching aptitude, only 1 unit is left. तो शायद हम कल करते हैं शुरू उसको। And after finishing that only I'll proceed to paper 2, back to paper 2 again. Okay. And for paper 1 आपका लिए mock test plan होगा, maybe by next Sunday. यानी 1 वीक टाइम रहेगा, मैम? हाँ, टाइम रहेगा। ठीक है, so just keep revising your things. हाँ मैम। मैम, तब तक के जो रिमेनिंग रहेंगे रिकॉर्डिंग्स, वो आप इमीडिएट करते जाइएगा अपलोड। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है मैम। ठीक है, तो मैम नोट्स का कुछ हुआ क्या मैम? नोट्स का आई विल बी शेयरिंग। पेपर 2 का ही पेपर 1 का तो नोट्स हैं ऑलरेडी, पहुंच जाएंगे। पेपर वही 1 का ही मैम, क्योंकि 1 का मॉक टेस्ट है ना फर्स्ट, 1 का मिल जाएगा आपको। हाँ मैम। 1 के नोट हो जाएंगे। देन 2 का आप देखती हूँ नेक्स्ट व्हाट आर वी और कब तक करते हैं। तो पहले टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करते हैं, फिर हम 2 पे आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आप ही करवाएंगे मैम?
हाँ मैं ही कराऊंगी। अच्छा ठीक है मैम, तो वो उसके टीचिंग एप्टीट्यूड